हेलो बच्चों, नमस्कार। विराम फिजिक्स क्लास 12 में मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसके पहले का जो लेक्चर आपके पास है जिस पर मैं चर्चा किया हूं, प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक संक्षेप में विवरण बता चुका हूं। आज इसके उत्पत्ति के संबंध में व्याख्या करूंगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने से पहले प्यारे बच्चों, इसके नीचे और कुछ बताएं। पहले ये बहुत सुंदर फिगर बनाइएगा। फिगर बनाने की जो विशेषता है आपको पता है, हाइड्रोजन परमाणु की जो पहली और दूसरी कक्षा है, इनके बीच एनर्जी गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लंबा गैप होना चाहिए। आप जो कॉपी आधे पेज में बनाइएगा बोर्ड के एग्जाम में, फिर ये गैप कम करेंगे तो ये काफी में स्पेस आ जाएगा। तो जब ये सीढ़ी बनाएंगे, ये लाइमन सीढ़ी, बामन सीढ़ी, बहुत अच्छा लगेगा। ये भी अच्छा लग रहा बेटा, पहले ये बना लीजिएगा। आप क्या करेंगे, अब नीचे इस फिगर के नीचे लिखिएगा, व्याख्या हेडिंग बना लीजिएगा। एकदम साधारण भाषा में मौलिक कंसेप्ट बता रहा हूं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोहर साहब करते समय प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को अपनाया और क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यदि हाइड्रोजन परमाणु की जो है आयनिक अवस्था को शून्य मान लिया जाए। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की आयनिक अवस्था शून्य नहीं होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। लेकिन क्वांटम सिद्धांत में जब इसकी व्याख्या किया गया, हाइड्रोजन परमाणु का जो आयनाइजेशन स्टेट है उसको क्या मान लिया राजा भैया, 0 मान लिया गया। तब परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की जो व्याख्या है फिगर के नीचे इसको बनाने के बाद इस सूत्र से दी गई। यह सूत्र कोई नया सूत्र नहीं है। जब लेक्चर 1, 2, 3 में किसी जब पढ़ा रहे थे पर हाइड्रोजन परमाणु मॉडल पढ़ा रहे थे, इसमें बता चुके हैं। इसी को जब हल करेंगे तो यही आएगा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इसमें यही लिखिए, इस सूत्र द्वारा RCH/n² इतना लिख लीजिए, जहाँ R लिडबर्ग नियतांक है, C प्रकाश की चाल है, H प्लैंक कांस्टेंट है, N मुख्य क्वांटम संख्या। इतना लिखने के बाद कोई नया नहीं है बेटा। ये नीचे लिखिएगा, वही बोहर की तीसरी परिकल्पना। समझ रहे हैं? कितनी बार बता दिया। ये सूत्र लिखिए, बोहर की तीसरी परिकल्पना जल्दी से लिखिए राजा भैया। जानते हो, क्या जानते हो या सुन लीजिए कि जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिलती है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। वहां 10⁻⁸ सेकंड ठहर कर ना निम्नतम ऊर्जा स्तर अथवा अपेक्षाकृत नीचे ऊर्जा स्तरों से जुड़े निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौट आता है। और लौटते समय विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन। ये लिखना पड़ेगा। ये लिखे, फिर ये लिखे। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अब इसी चीज को हमको मैथमेटिकल स्वरूप देना है। मान लिया हाइड्रोजन परमाणु के 2 ऊर्जा स्तर N1 और N2 हैं। इनके संगत जो ऊर्जाएं हैं E1 और E2 हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन या कोई ना, यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर E2 से E1 में लौटता है तो तब बोहर की तीसरी परिकल्पना के अनुसार प्यारे बच्चों, ये सब जानते हो, 1/λ E2 का मान रखिए। जब E2 रखोगे तो यहाँ माइनस वाला हम बाद में कर दिए। E1 रखेंगे तो यहाँ देखो E1 की जगह ये रखोगे, यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, N1, ये यहाँ N1 माइनस और माइनस प्लस, इसलिए प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में। RCH कामा लिए तो कट गया, ये आ गया। ये आप पहले से जानते हैं, कुछ नई बातें नहीं। इस सूत्र के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भिन्न भिन्न श्रेणियों की व्याख्या हो जाती है। पहली श्रेणी है लाइमन श्रेणी। इसके सूत्र के पहले इसमें लिखिएगा, एक लाइन लिखिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन या परमाणु किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौटता है
किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से ना निम्नतम ऊर्जा अर्थात n बराबर 1 में लौटता है, तब लाइनर श्रेणी होती है। इस श्रेणी के लिए जो तरंग माने तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र होगा ये होगा 1/λ टाइप किस में लौटा n बराबर 1 में लौटा, n कर दी जहाँ n बराबर 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, चूंकि n तो हो चुका है, n का मान कहाँ से स्टार्ट करोगे 2 3 4। अब और प्यारे बच्चों इसी में और लिखिएगा, कैसे लिखेंगे n बराबर 2 रखेंगे तो लाइनर सीरीज की जो अधिकतम मैक्सिमम सीमा तरंग दैर्ध्य की मैक्सिमम अधिकतम मान प्राप्त होगा। नहीं समझ पाए, n बराबर 2 रखो, हल कर देना, जगह रहे समय रहे कई बातें निर्भर करती हैं, तो ये हो जाएगा 1/λ r 1 का वर्ग 1 1 माइनस n2 का वर्ग 2 4। इसको हल कर लेना, r का मान रख देना तो लैम्डा का मान आएगा। n बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो निम्नतम अर्थात सीमा परिसर किसी भी श्रेणी के सीमा पर पहला सदस्य में मैक्सिमम और इन्फिनिटी मिनिमम मालूम। तो आप ये देखो जब कैलकुलेशन करोगे तो यह लाइनर श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पड़ता है। ये क्लियर हो जाएगा जब करोगे, ठीक। ये 900 कुछ आता है, 1200 कुछ यह पराबैंगनी भाग में पड़ता है। इसी प्रकार बामा श्रेणी में नंबर 2 क्या लिखोगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन या परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आता है दूसरे ऊर्जा स्तर n2 बराबर 2 में आता है, तो कौन श्रेणी प्राप्त होती है बामा श्रेणी। इस श्रेणी के तरंग दैर्ध्य की गणना करने इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। n बराबर जैसे हो गया बेटा n बराबर 3, चूंकि 2 हो गया 3 4 5, 3 में यह अल्फा मिलेगा। अगर n बराबर क्या रखते हैं बेटा 3 रखें, बामर में ध्यान रखिए यह अल्फा मिलता है, बहुत परीक्षा में न्यूमेरिकल में आता है। n बराबर 4 रखे तो h बीटा 5 पे 2 था ये, तो ये आता है कभी कभी पूछ लेता है न्यूमेरिकल में कि हाइड्रोजन माने बामा श्रेणी की h अल्फा गणना करिए, तो क्या रखोगे इस सूत्र में n बराबर 3 रखोगे तो h अल्फा आ जाएगा, 4 रखोगे तो h बीटा 5 समझेंगे नहीं बेटा, अरे 4 रखोगे तो h बीटा, फिर 5 रखोगे तो गामा, फिर 6 रखोगे तो डेल्टा, इसके सारे सदस्य क्या हो जाएंगे बामा श्रेणी के प्राप्त हो जाएंगे। ये आता है h अल्फा गणना करिए, h बीटा का कोई पूछ ले h बीटा गणना करना नहीं कर पाओगे, h बीटा माने n बराबर 4, n बराबर 4 लगता है और निकांक लिख दे हाइड्रोजन हाइड माने बामा श्रेणी की h बीटा गणना हो जाएगा। कुछ बच्चे समझ रहे हैं। अच्छा भैया ये जानते हैं किस भाग में इसकी मैक्सिमम कैसे मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य कैसे मालूम, n बराबर 3 पर, मिनिमम कैसे मालूम होगा n बराबर इन्फिनिटी पर, इसकी सीमा परिसर मालूम हो जाएगा। और जब सीमा परिसर आप हल करोगे तो क्या पड़ेगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम दृश्य भाग में पड़ेगा। आइए तीसरे पाश्चन श्रेणी की जो व्याख्या करना है कर दीजिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है और लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जन करेगा, उसके संगत तरंग दैर्ध्य यह है, तरंग दैर्ध्य का सूत्र यह है, ठीक है। यहाँ n बराबर कहाँ से स्टार्ट करो 4, क्योंकि 3 तो ही तीसरे में आया ही है 4 5 6, इसकी भी सीमा मालूम करोगे, पहला रखोगे तो मैक्सिमम इन्फिनिटी रखोगे। यह पड़ेगा किसमें पड़ेगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में। एक चीज ध्यान दीजिए, अवरक्त जो तरंग दैर्ध्य परिसर होता है इंफ्रारेड के 8000 एंगस्ट्रॉम से 5 करोड़ एंगस्ट्रॉम, कितना बहुत बड़ा 5 करोड़ समझते हो नहीं, 5 करोड़ एंगस्ट्रॉम जितना भी हल करोगे नीचे सब कहाँ पड़ेगा अवरक्त। ये किसमें पड़ेगा अवरक्त भाग में, इसकी कैलकुलेशन कर लेना। ब्रैकेट के लिए क्या आएगा उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आएगा चौथे ब्रैकेट चौथे ऊर्जा स्तर में लौटेगा। फिर फुंड कहाँ आएगा, देख लो यहाँ बनाए हैं चौथे में लौटा है, फिर यहाँ फुंड में कहाँ लौटा है 5वें में लौटा है ना। सबके क्या होगा इसके सूत्र हो गए इसके संबंध। अब आपको ये भी देखना है एग्जाम में एक अरेंज माने मेन तो ये फिगर बनाना है, फिर इसके मैथमेटिकल लिखना है, इन 5 श्रेणियों तक आपको जाना है। तो यह डेरिवेशन जो टाइम होता है एग्जाम में प्यारे बच्चों केवल 15 मिनट का होता है, तो नोट्स बनाते समय ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने ये लिखा फिर ये बताया
और उसके बाद लाइमन श्रेणी की मैक्सिमम मिनिमा लिखते चले गए और पता लगा 20 मिनट में डेरिवेशन कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो कई चीज देखना पड़ेगा, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर में आपका डेरिवेशन समाप्त होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में ये फिगर जरूर बनाएंगे, मैथमेटिकल यहाँ तक जरूर देंगे। इसमें सिर्फ लाइमन श्रेणी परिभाषा लिखेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आएगा, तरंग दैर्ध्य दिया है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य पराबैंगनी भाग पड़ेगा ना। और जो इसमें बहुत ज्यादा हम बता रहे हैं कि एच मानिए एच बीटा गामा, ये तो कंसेप्ट के लिए न्यूमेरिकल के लिए बता रहे हैं बेटा ना। फिर बामर में सिर्फ परिभाषा लिखिए और सूत्र लिखिए और उसका बहुत करिए सीमा पर लिखिए, इतना और कर सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग। फिर पास्चर में परिभाषा लिखिए जो बताएं, उच्च ऊर्जा से चौथे ऊर्जा तीसरी में लौटेगा, फिर लिख दीजिए। उसका तरंग दैर्ध्य परिषद तो लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल आवरक भाग पड़ता है। तो आप देखेंगे कि यह लगभग 10-15 मिनट के अंदर आप कर लेंगे। बहुत सुंदर ये व्याख्या हम कर दिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर दिए हैं। आप इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा, ये बनाइए, फिर मैथमेटिकल लिखिएगा, क्रमवार इन श्रेणियों को हल करिएगा, तो देखेंगे बड़ा अच्छा नोट्स प्राप्त होगा। आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है बेटा। ओके, थैंक यू।